नहीं। सर हाँ। यहाँ तो ओले गिर रहे थे। और भाई यहाँ पर तो बहुत तेज तूफान आया था और काफी खतरनाक, जिसको बोला कि हुआ ये आधे घंटे के लिए, लेकिन आधे घंटे भी बहुत ज्यादा सीवियर था। चलिए तो बच्चे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चे आज नए टॉपिक से। और बच्चे ये एक्सटेंशन ही है, यानी कि जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है, जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है उसको फ्रिक्शन भी आएगा, और जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है, फ्री बॉडी डायग्राम आता है, कंस्ट्रेंट मोशन आते हैं, उनको भी फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन मेयरली बच्चे आपके पास न्यूटन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्या बच्चे एक एक्सटेंशन भर है। ये बच्चा हमारे पास एक एक्सटेंशन भर है। तो फ्रिक्शन क्या है बच्चा हमारे पास, सबसे पहली मिसकंसेप्शन, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन अपोज करती है, नहीं, ये सबसे पहली मिसकंसेप्शन है बच्चे। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है बच्चे, द फ्रिक्शन अपोजेस द relative motion, friction opposes the relative motion between the two bodies, friction opposes the relative motion between the two bodies, between two bodies, दो bodies के बीच में, between the two bodies, between the two bodies in contact with each other, in contact with each other, in contact with each other। क्योंकि हम स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो हम यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल फोकस रखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा कैसे और किस तरीके से हम फ्रिक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करती है, relative मोशन को अपोज करती है बच्चे, between the two points in contact with each other, between the two points in contact with each other। एग्जाम्पल बच्चे, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे ह्यूमन फीट का, बच्चे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये बच्चा हमारे पास ह्यूमन फीट का एग्जाम्पल है जो कि ग्राउंड के ऊपर ट्रेवल कर रहा है बच्चे। जब कोई पर्सन ग्राउंड के ऊपर ट्रेवल करता है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब कोई पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यहाँ पर जो उसका पाँव है, जो उसका बच्चा आगे वाला हिस्सा है, पाँव का आगे वाला हिस्सा बच्चे कहाँ की तरफ को मोशन करने की टेंडेंसी रखता है बच्चे, पीछे की तरफ। ये जमीन को पीछे की तरफ को धक्का मारता है, इसकी रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है। इस वजह से जब भी कोई पर्सन ग्राउंड पे आगे की तरफ को चलता है तो उस पर फ्रिक्शन भी कहाँ की तरफ को लगती है, उस पर फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लगती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। फ्रिक्शन कहाँ पर लगती है आपके पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। व्हेन अ मैन वॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इट एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये एक्ट करता है बच्चा हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक बाउल है बच्चा हमारे पास, ये क्वेश्चन तो जेई में आ चुका है, JEE एग्जामिनेशन में आ चुका है, और यहाँ पर एक इंसेक्ट बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ को ट्रेवल कर रहे हैं। ये मल्टी लेग आपके पास बच्चे एक इंसेक्ट है और ये नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है तो इसके पाँव पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग रही होगी बच्चे, ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये इंसेक्ट फॉरवर्ड, यानी कि ये इंसेक्ट बच्चा मोशन ऊपर कर रहा है, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन बच्चा आपके पास अपवर्ड क्यों लग रही है, ये अपवर्ड इसलिए लग रही है क्योंकि इसके पाँव की मोशन, इसके पाँव की रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ को, ये नीचे वाली सरफेस को, कटोरी की सरफेस को पीछे की तरफ को धक्का मारता है, तो फ्रिक्शन लगती है बच्चे अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ पे लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। पहली चीज आज आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए कि जो फ्रिक्शन है वो बच्चे मोशन अपोज नहीं करती है, ये क्या मोशन अपोज करती है, रिलेटिव मोशन। एक पॉइंट हम और क्लियर करते हैं, एक पॉइंट हम और क्लियर करते हैं बच्चे, और वो पॉइंट है बच्चे रिलेटेड टू दी बाइसिकल। बाइसिकल से रिलेटेड बच्चे यह हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये बच्चा हमारे पास एक बाइसिकल का, आपके पास एक ब्लूप्रिंट, यानी कि बच्चा हमारे पास एक रफ सा डायग्राम। हमारे पास बाइसिकल या जितनी भी गाड़ियां होती हैं बच्चे, उनके अंदर टायर्स मूव करते, और ये टायर्स की मोशन बच्चा हमारे लिए
बड़ी सिंपलफाइड वे के अंदर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एच.सी. वर्मा साहब कहते हैं कोई भी चीज अगर ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है तो उसको आगे कौन मूव करवा रहा है? क्या ग्राउंड मूव करवा रहा है या फिर उस गाड़ी का इंजन मूव करवा रहा है? क्या लगता है बच्चे आपको? शाबाश। क्या लगता है बच्चे? कोई भी चीज अगर ग्राउंड पे मूव कर रही है तो उसको कौन मूव करवा रहा है बच्चे? ग्राउंड मूव करवा रहा है कि गाड़ी का टायर या गाड़ी का इंजन? क्या लगता है बच्चे? ग्राउंड। ग्राउंड। एग्जैक्टली बच्चे, आपके पास ग्राउंड उसको आगे लेके जा रहा है, ना कि कोई और बच्चे, क्योंकि ग्राउंड उसको रिएक्शन देता है तो ये आगे चलती है। हमारे पास जो साइकिल रहती है बच्चे, साइकिल की जब आप पैडलिंग की बात करते हो, जब आप पैडल मारते हो तो पीछे वाला जो टायर है बच्चे वो अपनी जगह पे इस तरीके से घूमता है। ये घूमता है बच्चे ऐसे। जैसे ये टायर बच्चे हमारे पास पीछे की तरफ को घूमता है तो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे? ये आपके पास फ्रिक्शन लग जाएगी आगे की तरफ, क्योंकि रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है। और आगे वाले टायर पे कोई आपके पास पैडल नहीं है, कोई चेन नहीं जुड़ी हुई, तो इसको धक्का लगता है और इस पर फ्रिक्शन लग जाती है पीछे की तरफ। ये पीछे की तरफ लग जाती है जब आप गाड़ी के मोशन शुरू करते हो। थोड़ी देर के बाद आगे वाला टायर भी गोल घूमना शुरू कर देता है, तो दोनों पे फ्रिक्शन कहाँ पे लग जाती है? आगे की तरफ पे। और जैसे आप ब्रेक मारते हो, आप गाड़ी के टायर को लॉक कर देते हो, आप उसकी रोटेशन बंद करते हो। जब आप गाड़ी के को ब्रेक मारते हो तो गाड़ी की ब्रेक मारने से बच्चे गाड़ी के टायर आपके पास लॉक हो जाते हैं, उनकी रोटेशन गायब हो जाती है। अब वो ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इन दोनों टायर्स पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लगने लग जाती है? हमारे पास पीछे की तरफ। और इस वजह से हमारे पास गाड़ी थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। ये जो एरोज हैं ये फ्रिक्शन के एरोज हैं। ये तब जब मोशन बच्चा आपने स्टार्ट किया। लास्ट वाला तब जब बच्चा हमने इस गाड़ी के को ब्रेक मारी, मतलब कि आपने इसको रोटेशन को ब्लॉक किया, इसको आपने रोक दिया। और तीसरी चीज है बीच वाली, जब आपके मोशन आपके पास क्या रही बच्चे? कॉन्टिन्यू। जब आपके मोशन कॉन्टिन्यू, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करता है। रिलेटिव मोशन, ये हमारे पास जितने भी फ्रिक्शन है, ये हमारे पास फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। कौन सी टायर के ऊपर? रियर। रियर मतलब पीछे वाला टायर। और ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पर है हमारे पास? फ्रंट, यानी कि सामने वाले टायर पे। तो पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन इस तरीके से चेंज होती है और आगे वाले टायर पे हमारे पास इस तरीके से चेंज होती है। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे की तरफ को चलते हैं। नहीं तो बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं। जी, है किसी बच्चे का डाउट? है किसी बच्चे का डाउट? मैं सर फ्रंट वाले की पीछे कैसे लग रही है, नहीं समझ आया सर। कैसे बच्चे? क्या बेटा? स्टार्ट में फ्रंट वाले की पीछे कैसे लग रही है, समझ नहीं आया। फ्रंट वाले की बच्चे हमारे पास, फ्रंट वाले की। ओके, हमारे पास बच्चे जैसे आप पैडल मारते हो तो पैडल मार के ये वाला टायर तो बच्चे हमारे पास किस में चला जाता है? रोटेशनल मोशन में। ये आपके पास किस में चला जाता है? रोटेशनल मोशन में। क्यों रोटेशनल मोशन में चला जाता है? अगर आप पीछे वाले टायर को ध्यान से देखो तो इस टायर के बीच में एक हब बना हुआ होता है जिसके साथ बच्चे स्पोक्स जुड़ी हुई होती हैं। और इस हब के साथ बच्चे हमारे पास क्या जुड़ी होती है? एक बच्चे चेन जुड़ी हुई होती है। देखिए कभी बच्चे चेन जब भी उतरती है कौन से टायर पे से उतरती है बच्चे? पीछे वाले टायर में उतरती है कि आगे वाले टायर से उतरती है बच्चे? बोलो शाबाश, बोलो बेटा। जब आप चेन आपकी गाड़ी चलाते हुए उतरती है तो चेन कौन से टायर में जुड़ी हुई होती है? पिछले में टायर में कि आगे वाले टायर में बच्चे? बोलो शाबाश। अब ये नहीं बता पाओगे तो फिर मेरे को डिस्कशन छोड़ना पड़ेगा। इस वाले से जुड़ी होती है चेन बच्चे, पीछे वाले टायर से कि आगे वाले टायर से बच्चे? बेटा देखिए मुझे आगे भी पढ़ाना है, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर तो मुझे बच्चे रोकना पड़ेगा ना। ये कि आपको ये नहीं पता कि साइकिल के अंदर चेन कहाँ पर होती है। कल को तुम साइकिल वाले टायर से, कल को तुम बोलोगे सर साइकिल के स्पेलिंग भी बता दो। सर हमें तो पता ही नहीं है सर, हमने तो साइकिल कभी चलाई नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं कि चेन पीछे वाले में होती है कि आगे वाले में होती है। इसके जवाब दोगे तभी तो आगे कहानी चल पाएगी ना भाई। ऐसे थोड़ा ना कहानी चल पाएगी बच्चे कि मुझे सर आप ही बताओ।
कल को तुम आगे क्लेम कर लोगे नहीं सर मेरे घर में जो साइकिल है उसमें तो आगे वाले में चेन लगी हुई है। कहाँ लगी होती है चेन भाई, कहाँ लगी होती है? टायर में। पीछे वाले पे। हमारे पास पीछे वाले टायर में होती है, और जब आप पैडल मारते हो तो चेन पीछे वाले टायर को गोल घुमाती है। जब आप पैडल मारते हो तो पीछे वाला टायर गोल घूमता है, और बच्चे इसकी वजह से ये टायर ऐसे गोल घूमता है। तो इसकी रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है, तो इसके टायर पे फ्रिक्शन लग जाती है आगे की तरफ। अब जो आगे वाला बच्चा हमारे पास टायर होता है, वो अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, तो उसके अंदर बच्चे कोई चेन नहीं होती है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ होता। और बच्चे जैसे ही आप पीछे वाली इसको जोर से बच्चे पैडल मारते हो, तो पीछे वाला टायर गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। अब कई बार बच्चा यकीन नहीं करता, तो हम उसको बोलते हैं कि आप अपनी साइकिल को स्टैंड पे लगा दें, स्टैंड पे लगा दें, जो इस पे स्टैंड लगा होता है, और पैडल मारना स्टार्ट कर दें। जब आप पैडल मारते हो तो कौन सा टायर घूमता है बच्चे, पीछे वाला कि आगे वाला बच्चे? पीछे वाला। यानी कि मोशन को कंट्रोल करता है पीछे वाला टायर। तो इसका मतलब ये व्हील कौन सी आ जाती है बच्चे, पावर व्हील। पीछे वाली व्हील बच्चे पावर है, ये सिस्टम को पावर देती है, एनर्जी देती है। और जैसे बच्चे पावर व्हील पे आपने रोटेशन लगाई, आगे वाला जो टायर है बच्चे उस पर धक्का पड़ता है, पीछे से धक्का पड़ता है। और जैसे ही धक्का पड़ता है बच्चे, ये ट्रांसलेट करता है इनिशियली, ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो जमीन से जुड़ा हुआ इसका हिस्सा आगे की तरफ को ट्रांसलेट करता है, तो इस पे फ्रिक्शन लग जाती है पीछे। फिर इस फ्रिक्शन से, और ये बच्चे इसका रेडियस है आर, तो आर क्रॉस एफ, अब तुम खुद आर क्रॉस एफ देख लो बच्चे कहां पर है, या आर क्रॉस एफ ऐसे टॉर्क लगती है, तो ये गोल घूमना शुरू कर देता है पीछे वाले टायर की तरह, और तब बच्चे फ्रिक्शन आगे वाले टायर पे फिर आगे लगना शुरू होती है। लेकिन इनिशियली आगे वाले टायर पे फ्रिक्शन पीछे लगती है, और इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क डेवलप होता है, और इस टॉर्क से आगे वाला टायर गोल घूमना शुरू होता है। और इसकी वजह से आगे वाले टायर पे भी थोड़ी देर के बाद, यानी कुछ सेकंड्स के बाद, जब मोशन कंटिन्यू रहता है तो फ्रिक्शन आगे लग जाती है। बिल्कुल इतनी सी बात है, ठीक है बेटा? सर वो टेंजेंशियल होता है ना फ्रिक्शन, जहाँ पे ये सब से। बिल्कुल टेंजेंशियल होता है बच्चे, टेंजेंशियल होता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो बच्चे, अब नेक्स्ट। फ्रिक्शन आगे लग जाती है मतलब ब्रेक मारने में ना? नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे बेटा, अच्छा, आगे बढ़ने में साइकिल आगे को फ्रिक्शन लगता है। जब आप ब्रेक मारते हो, जब आप ब्रेक मारते हो, तो यहाँ पर ब्रेक के ऊपर क्लैंप लगा हुआ होता है बच्चे, क्लैंप लगा हुआ होता है। आपने साइकिल भी ढंग से नहीं चलाई बेटा। यहाँ पर जो क्लैंप लगा हुआ होता है वो इसकी रोटेशन को रोक देता है, वो इसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है ऐसे करके, और जिसकी वजह से इसकी रोटेशन लॉक हो जाती है, इसकी रोटेशन रुक जाती है बच्चे। यहाँ पर क्लैंप लगा हुआ होता है। जैसे आज घर पे कोई साइकिल होगी ना, साइकिल को चलाकर ब्रेक मारना और साइकिल को धक्का देने की कोशिश करना, साइकिल आगे नहीं जाता, उसकी रोटेशन ब्लॉक हो जाती है। और जैसे रोटेशन ब्लॉक हो जाएगी तो पीछे वाला टायर और आगे वाला टायर घिसटना शुरू हो जाता है, उसकी रोटेशन ब्लॉक हो जाती है। जब आप ब्रेक मार देते हो बच्चे, तो आपके टायर की क्या हो जाती है बच्चे, लॉकिंग हो जाती है, लॉक हो जाते हैं आपके टायर, उनकी रोटेशन लॉक हो जाती है। लेकिन इनर्शिया की वजह से ये साइकिल आगे जाते रहते हैं, और इसकी वजह से टायर घिसटते रहते हैं, तो दोनों पे फ्रिक्शन बच्चे पीछे लग जाती है, आगे वाले पे भी, पीछे वाले पे भी, आगे वाले पे भी, पीछे वाले पे भी। जब मोशन कंटिन्यू रहता है बच्चे, जब आगे वाला टायर भी गोल घूमना शुरू कर देता है पूरी तरीके से, और पीछे वाला टायर तो गोल ही घूम रहा है पैडलिंग की वजह से, तो दोनों पे फ्रिक्शन बच्चे कहाँ पर लगती है, आपके पास आगे की तरफ, जब मोशन कंटिन्यू है। जब बच्चे साइकिल आपके पास किसके अंदर है, मोशन के अंदर, साइकिल मोशन के अंदर। जब स्टार्ट करते हो मोशन, तो बच्चे पीछे वाले टायर पे आगे लगती है फ्रिक्शन, आगे वाले टायर पे फ्रिक्शन पीछे लगती है। और जब मोशन कंटिन्यू लग जाता है तो दोनों पे आगे लग जाती है, और जब ब्रेक मारते हो तो दोनों पे फ्रिक्शन पीछे लग जाती है। बस इतनी सी बात है बच्चे, तो इतनी सी बात है बच्चे, ठीक है बेटा? चलें आगे। यस। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, फ्रिक्शन एक्ट्स इन पेयर्स, फ्रिक्शन एक्ट्स इन द पेयर्स, एक्ट्स इन द पेयर्स। जो फ्रिक्शन होती है बच्चे, ये हमेशा पेयर के अंदर एक्ट करती है,
The friction always acts in the pair. ये बच्चे आपके पास पेयर के अंदर एक्ट करती है और बिल्कुल तेरी बात सही है बच्चे. Tangential to the surface in contact. Tangential to the surface in the contact. Tangential to the surface in the contact. यानी कि बच्चे हमारे पास अगर कोई ब्लॉक है बच्चे और इसके नीचे कोई दूसरा ब्लॉक है, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है और इसके नीचे बच्चा हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक है, अगर ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ पर लग रही है? पीछे की तरफ. तो बच्चे बताओ नीचे वाले पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग रही है बच्चे? राइट साइड, आगे की तरफ. और ये पेयर्स के अंदर प्रोड्यूस होती है और ये बच्चा हमेशा ट्रू है बच्चे, ये हमेशा ट्रू है बच्चे. याद रख पाओगे इस चीज को? याद रख पाओगे Yes, sir. इस चीज को? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. फ्रिक्शन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जो फ्रिक्शन होती है बच्चे वो हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है. फ्रिक्शन बेसिकली बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये बच्चा हमारे पास डिफरेंट एटम्स, सरफेस ए और सरफेस बी, जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं बच्चे, ये इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाती है, ये उसकी वजह से जनरेट होती है. इसका जो बेसिक कॉज है, जो इसका बेसिक फंडामेंटल पीछे का ओरिजिन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग हो जाती है डिफरेंट एटम्स के बीच में, उसकी वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन बच्चा डेवलप हो जाती है. फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास डेवलप हो जाती है. ठीक है, आगे चलें बच्चे, आगे Yes, sir. चलें बच्चे. नेक्स्ट वन बच्चे, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चे, फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करती है? फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करती है? कैलकुलेशन कैसे की जाए? ये बच्चा हमारे पास अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, फोकस करना बच्चे. द फ्रिक्शन अब फोकस करना बच्चे. The friction is one of the component. The friction is one of the component of total contact force. Of the total contact force between the two surfaces. Total contact force between the two surfaces. Between the two surfaces. अगर बच्चे हम दो सरफेसेस को कांटेक्ट में लगाते हैं, ये बच्चे सरफेस आ गई ए और इसके नीचे मेरे पास सरफेस आ गई बी, इसके नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर सरफेस कौन सी आ गई बच्चे? बी आ जाएगी. सरफेस ए और सरफेस बी, इन दोनों सरफेसेस के बीच में हमारे पास कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट बच्चे जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन. ये बच्चे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है. और दूसरी बच्चे हमारे पास यहाँ पर हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स. रिमेंबर, इस बात को ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना. नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन किसी बहुत बड़ी कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स है बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन. फ्रिक्शन टेंजेंशियल लगती है और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे. क्या अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि कांटेक्ट फोर्स कितने के बराबर है, तो आप ये क्या बोलोगे? जो दो सरफेसेस के कांटेक्ट फोर्स है, ये दो फोर्सेस के सम के बराबर होगी. एक फ्रिक्शन और दूसरी बच्चे नॉर्मल रिएक्शन. एक फ्रिक्शन, दूसरे नॉर्मल रिएक्शन. एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन. एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन. मेरी बात को अंडरस्टैंड करना बच्चे, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये आपके स्कूल के सिलेबस से बाहर की बात बता रहा हूं, जिससे आपके क्वेश्चंस निकलेंगे HC वर्मा सॉल्व हो जाएगा. अब एक बात देखते हैं बच्चे, जब हम किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं. ये बच्चा हमारे पास आपस में क्या हो जाते हैं? रिलेट हो जाते हैं. जैसे बच्चा हमारे पास ये एंगल मैंने यहाँ पर थीटा बना दिया, ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है. तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आप किसके बराबर लिखोगे? शाबाश बताओ. FC cos ऑफ थीटा. और बच्चे फ्रिक्शन को आप क्या क्या लिखोगे? FC sin theta. FC इंटू बच्चा हमारे पास साइन ऑफ थीटा.
इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड कर देंगे तो n प्लस ऑफ f किसके बराबर आ जाएगा? Cot theta. 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा। और वी कैन राइट डाउन द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर एंगल थीटा पता है क्या बन जाता है? दिस बिकम्स द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। और फिर इसी टेंजेंट ऑफ थीटा को, इसी टेंजेंट ऑफ थीटा को आगे चलकर हम क्या बोल देते हैं? दिस टेंजेंट थीटा इज आल्सो गिवन बाय म्यू। और ये म्यू बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे? शाबाश बोलो, कोऑफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। यही म्यू बच्चे टेंजेंट ऑफ थीटा को हम क्या बोल देते हैं? कोऑफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। यही बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है? कोऑफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। तो अब हम बच्चे जो रिलेशन यूज करते हैं कि फ्रिक्शन किसके बराबर होती है, तो हमारा हमेशा से बच्चे एक ही स्टैंड रहता है बच्चे, फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? म्यू इंटू एन। जी नमन बोलो बेटा। सर ये थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ है ना, तो हमने फ्रिक्शन के साथ कैसे ले लिया? क्या बेटा फिर से बोलो। सर ये थीटा को हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे कंसीडर कर लिया है? तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ है ना। और बच्चे अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूं बच्चे, फोर्स के अगर दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना, अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट है, आपने शायद लाल रंग वाली लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ा। लाल रंग की लाइन क्या बोल रही है बच्चे, बताओ जरा। लाल रंग की लाइन क्या बोल रही है बच्चे, जरा बताओ जरा मुझे। द फ्रिक्शन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द टोटल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस। यानी कि बच्चे नॉर्मल रिएक्शन भी बच्चे फ्रिक्शन को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा है बच्चे। नॉर्मल रिएक्शन ही बच्चे एक तरीके से इसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। जरा मुझे एक बात बता, इस लाल रंग वाली बॉडी को हवा में उठा दे, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दे, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? जरा बता बच्चे मुझे, बोलो शाबाश, बोलो बच्चे, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी बच्चे? फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी। ये एंगल को बड़ा करना स्टार्ट कर दे, एंगल थीटा को बड़ा करना स्टार्ट कर दे। जब एंगल बड़ा होगा तो टेंजेंट थीटा बड़ा होगा कि छोटा होगा बच्चे? बड़ा होगा। एंगल थीटा बड़ा होगा तो टेंजेंट थीटा बड़ा होगा। तो फ्रिक्शन बड़ी होगी कि छोटी होगी बच्चे, बता जरा मुझे, बता मुझे। अगर आप एंगल थीटा को बढ़ाते हो तो टेंजेंट थीटा बढ़ता है, तो बताओ फ्रिक्शन बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और अगर एंगल थीटा कम करोगे बच्चे, एंगल थीटा बिल्कुल कम करते जाओ, तो टेंजेंट थीटा कम होता जाएगा तो फ्रिक्शन भी कम होती जाएगी। तो कायदे से बच्चे अब अपना दिमाग लगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा को अगर मैं बोलूं तो ज्यादा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये एंगल जितना बड़ा होगा मतलब फ्रिक्शन उतनी बड़ी है, यह एंगल जितना छोटा होगा फ्रिक्शन इसका मतलब उतनी छोटी है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस एंगल थीटा से ज्यादा बेहतरी से समझ में आती है, बजाय बच्चे जब मैं ये वाला एंगल। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। वहां पर हम क्यों एंगल उसको लेते हैं बच्चे? इस वजह से हम उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा कंसीडर करते हैं। ये लॉजिक है, ये कहानी है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन मानने की। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आती है सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन। अब बच्चे मिसकॉन्सेप्शन पे काम करेंगे ना तो फ्रिक्शन अपने आप आ जाएगी। फ्रिक्शन हर बच्चे को आता है, सिर्फ जो चीजें एक्स्ट्रा आती हैं वो आती है मिसकॉन्सेप्शन। जैसे ये आपकी डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, जैसे बच्चे आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे बच्चे जो फ्रिक्शन है वो बच्चे हमारे पास म्यू एन के बराबर है हमारे पास। और अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो बच्चों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन देखी गई है, एक नहीं दो देखी गई है बच्चे। नंबर 1 बच्चे कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है बच्चे? आपके पास एरिया पे। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है बच्चे? आपके पास एरिया के ऊपर। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है बच्चे। और बच्चे दूसरी मिसकॉन्सेप्शन है बच्चे हमारे पास कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो हमेशा mg के बराबर होगा, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब कि mg के बराबर तो होता है लेकिन हमेशा होगा, ये भी गलत बात है। ये कांटेक्ट आप जैसे मर्जी एस्टेब्लिश कर दीजिए, ये कांटेक्ट बच्चे आप जैसे मर्जी एस्टेब्लिश कर दीजिए। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है
कि फ्रिक्शन एरिया के ऊपर बच्चा आपके पास डिपेंड करता है। फ्रिक्शन कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है बच्चे नॉर्मल रिएक्शन पे। फ्रिक्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और इसी वजह से बच्चे जब आप दो चीजों को बहुत जोर से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लेके आ जाते हो तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि एरिया पे। और दूसरी मिसकॉन्सेप्शन बच्चे के, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके बराबर होती है बच्चे, mg के बराबर। ये गलत है, ये बच्चे आपके पास गलत है। याद रखना कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन इज द कांटेक्ट force due to any reason, ड्यू टू बच्चा आपके पास एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। ये बच्चे जरूरी नहीं है बच्चा हमारे पास कि ये mg हो, ये mg cos थीटा भी हो सकता है, ये स्यूडो फोर्स भी हो सकती है, ये कोई भी फोर्स हो सकती है बच्चे। इस बात को आपने पहले अपने दिमाग के अंदर, सबसे पहले बच्चा आपने अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स पे डिपेंड करती है और कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर होगी। ये बच्चे गलत है, ये आपके पास एनी रीजन, किसी भी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हो सकती है। क्लियर होगी बात बच्चे, क्लियर होगी बच्चे बात, क्लियर होगी बच्चे बात। मैं चलूं आगे की तरफ, मैं तभी आगे चलूंगा जब आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी बोलो सर। आपने कहा कि कौन सी फोर्स सूडो फोर्स भी हो सकती है। बिल्कुल, आपके पास नॉर्मल रिएक्शन बच्चे आपके पास हो सकती है। ये देखिए, इसके ऊपर बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये एक बहुत बड़ा मास है बच्चे, और इसके साथ ये एक छोटा सा मास है। अगर आप बड़े मास को एक्सेलरेट कर देते हो बच्चे, अब बताओ mg कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर mg यहाँ पर। अब बताओ इस छोटे से बॉडी पे सूडो फोर्स कहाँ पे लग रही है, पीछे की तरफ m, लगी। और इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आ जाता है। तो बताओ यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है ही नहीं, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, ma के। देखो ये डिपेंड करेगा बच्चे, ये स्किल्स है। और ये स्किल्स बच्चे, आपको मैं क्या बोलता हूँ कि जितना चुप रहोगे बच्चे, हो सकता है बच्चे कि मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं हमेशा सही हूँ। और ये बच्चे जिसको ये बोल सकते हैं बच्चे के ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसे हैं जो दूसरों को गलत प्रूव कर देते, जिनकी सर अगर हम कोई भी हैंग की मतलब थ्रेड से हैंग की हुई चीज लेते तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन mg की इक्वल नहीं होता, उसमें जीरो हो जाएगा, वो भी केस हो गया। आप अपने क्वेश्चन को सेल्फ एक्सप्लेनिंग कर रहे हो बच्चे कि अगर कोई थ्रेड से लटकी हुई बॉडी है, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर थ्रेड से लटकी हुई कोई बॉडी है, कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है बताओ जरा बच्चे मुझे, कहाँ नॉर्मल, कहीं पर कोई इसका किसी बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट है, कहीं नहीं है ना बच्चे। फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास हमेशा कांटेक्ट की वजह से आता है। दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट किस वजह से आया, दो बॉडीज के बीच में हमारे पास कांटेक्ट वजह किस वजह से आया, इंपॉर्टेंट बच्चा हमारे पास ये। और ये बच्चे आपके पास mg भी हो सकता है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, आपके बच्चे सूडो फोर्स, इंपॉर्टेंट बच्चे कांटेक्ट है। जब आपको पता लग जाएगा कांटेक्ट इस वजह से आ रहा है, वही कांटेक्ट फोर्स बच्चे म्यू से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देती है, फ्रिक्शन देती है। यानी कि कॉन्सेप्ट बच्चे बड़ा सिंपल सा है, और उसको हमने घुमा दिया। और हमने कैसे घुमा दिया, फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास क्या होता है, म्यू मल्टीप्लाइड बाय कांटेक्ट फोर्स। और ये कांटेक्ट बच्चे जिस मर्जी तरीके से आएगा आपको फ्रिक्शन मिलेगी। ये बच्चे mg भी हो सकता है, mg cos थीटा भी हो सकता है, ma भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, चले आगे की तरफ, चलिए। अब बच्चा हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक लिफ्ट है बच्चा हमारे पास, ये ध्यान से जवाब देना इसका, ये लिफ्ट है बच्चे, और इस लिफ्ट के बॉटम के अंदर ये बच्चे का रफ सरफेस है आपके पास, ये बच्चा हमारे पास रफ सरफेस है, और हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होता है और नीचे बच्चे mg है बच्चे। और सडनली ये लिफ्ट बच्चा आपके पास फ्री फॉल कर जाती है, ये लिफ्ट बच्चा हमारे पास क्या कर जाती है, फ्री फॉल कर जाती है। तो आपको बताना बच्चे कि आप यहाँ पर क्या फ्रिक्शन को बता सकते हो कि यहाँ पर फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, रफ ग्राउंड है, और ये बच्चा हमारे पास क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है।
तो बता सकता है कि बच्चा अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल करे, ऊपर से रस्सी बच्चा हमारे पास ब्रेक हो जाए और ये फ्री फॉल करे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कितनी कैलकुलेट हो सकती है? शाबाश सर 0। 0। और क्यों 0 होगी बच्चे? क्योंकि फ्री फॉल में नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर बच्चे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। 1 मिनट रुकेगा बच्चे, कॉल आई है। आई एम सॉरी बच्चे, कॉल था। तो फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0 क्यों हो रही है? फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0 इस वजह से हो रही है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पर बात करते हैं, जो अगेन बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन बच्चे के दिमाग में बनकर आती है फ्रिक्शन की कैलकुलेशन से लेकर। ये चलो हो जाएगा, म्यू की वैल्यू भी गिवन होगी तो हम फ्रिक्शन निकाल पाएंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता लग गई, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर गई, ये पता लग गई। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है बच्चे, और वो प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास आ जाती है द इवैल्यूएशन और द कैलकुलेशन ऑफ द फ्रिक्शन, द इवैल्यूएशन और द कैलकुलेशन ऑफ द फ्रिक्शन, द इवैल्यूएशन और द कैलकुलेशन ऑफ द फ्रिक्शन। ये अब बच्चा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवैल्यूएशन और द कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन के अंदर नंबर 1 पॉइंट बच्चे, नंबर 1 पॉइंट, आपके बच्चे फ्रिक्शन तभी कैलकुलेट हो पाएगी व्हेन वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, सूडो फोर्स भी चल सकती है, अगर बच्चा हमारे पास कहीं पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले बच्चे सिस्टम के ऊपर किसी किस्म की कोई अप्लाइड फोर्स लगी होनी चाहिए बच्चे, नंबर 1 बच्चा हमारे पास, ये नंबर 1 बच्चा हमारे पास है, जो कि आपके पास यहाँ पर पता होना चाहिए। नोट बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये बच्चे, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर बच्चे मेरे पास किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर बच्चा हमारे पास किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चे, देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, द फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, the friction is also 0, the friction is also 0 considered, यानी कि आप उसको 0 कंसीडर करते हो, है या नहीं है बच्चे आपको नहीं पता, लेकिन आप 0 कंसीडर करते हो जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। ये क्वेश्चन बच्चे HC वर्मा ने 2 जगहों पर पूछा हुआ,
कि जब वो एक बॉडी को ग्राउंड सरफेस पे रखता है, रफ सरफेस पे रखता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो बच्चा हम बोल देते हैं कि फ्रिक्शन भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी। नंबर 2 बच्चे हमारे पास, नंबर 2 बच्चे हमारे पास सबसे पहले बच्चे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है बच्चे, वो बच्चा हमारे पास होती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सबसे पहली फ्रिक्शनल फोर्स बच्चा हमारे पास होती है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, नो फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, नो फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, नो फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला आपको नहीं चाहिए। रिमेंबर, हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है बच्चे, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है। ये बच्चा हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है। ये बच्चा हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बच्चा हमारे पास किसके बराबर होती है? ये बच्चा हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। जब आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? अप्लाइड और इसके बराबर है। ये पहला पॉइंट है बच्चे, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा बच्चा हमारे पास पॉइंट क्या है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट ये बच्चे, आपके अप्लाइड फोर्स, आपके अप्लाइड फोर्स, आपके अप्लाइड फोर्स एंड बच्चे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक की बात कर रहा हूं बच्चे में। कीप्स द बॉडी स्टैटिक, कीप द बॉडी स्टैटिक, यानी कि ये बॉडी को स्टैटिक रखती है। स्टैटिक का मतलब समझते हो बच्चे? स्टैटिक का मतलब समझते हो? ये बॉडी को रेस्ट पे रखती है, ये बॉडी को रेस्ट पे रखती है, ये बॉडी को रेस्ट पे रखती है। पर आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी फोर्स तक ये बॉडी जो है रेस्ट पे रहेगी? कितनी बॉडी तक बच्चे ये रेस्ट पे रहेगी? कितनी आप फोर्स लगा दोगे तो ये रेस्ट पे रहेगी? और इसका बच्चा हमारे पास तीसरा जो तरीका आता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से, फोकस करना। तीसरा जो तरीका है बच्चा हमारे पास वो ये बच्चे कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको आप क्या बोलते हो? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हो। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या आता है? म्यू एस। अब यहां से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है म्यू एस का मतलब क्या है बच्चे? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टैटिक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पर स्टैटिक की कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई एन। और एन क्या है बच्चा हमारे पास? नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर बच्चा हमारे पास ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, और यहां पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? अगर बच्चा हमारे अप्लाइड फोर्स, अगर बच्चा हमारे पास हमारी अप्लाइड फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर बच्चे लेस देन आपके पास यहां पर क्या आ जाए? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, then body remains at rest, body remains at rest, body remains at rest, body रेस्ट के ऊपर रहेगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो आपके फ्रिक्शनल फोर्स है, जो बच्चा आपके फ्रिक्शनल फोर्स है, वही बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी? वही बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम योर आपके पास अप्लाइड। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा, वैल्यू सेम। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चे एक सिस्टम को चलाना चाहते हैं कि रोकना चाहते हैं, सिर्फ इतना फर्क होगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखना, इस बात को दिमाग में रखना। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कैसे। टीचर मुझे यहां पर बोलता है कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 3 kg, ये 3 kg की बॉडी है, और यहां पर टीचर मुझे बोल देता है म्यू एस, म्यू एस की वैल्यू 0 पॉइंट आपके पास 4 के बराबर है, 0.4 के बराबर है। और टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जब आपकी अप्लाइड फोर्स, जब आपकी अप्लाइड फोर्स
आपके पास 8 न्यूटन है, जब आपके अप्लाइड फोर्स 7.2 न्यूटन है, जब आपके अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है, जब आपके अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, जब आपके अप्लाइड फोर्स 11.5 न्यूटन। क्या होगी बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स जब आप इतनी अप्लाइड फोर्स लगाओगे? जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है बच्चे? mg के। और इसकी वजह से जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चा हमारे पास, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? 0.4 इंटू 30। तो जल्दी बता दो कितने के बराबर है? 12। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है 12 न्यूटन से नीचे नीचे जो भी फोर्स लगेगी वो बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स, उस पर बॉडी चलेगी नहीं। और अगर बॉडी चलेगी नहीं तो जो भी आप फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन भी उसी के बराबर है। जैसे आपने 8 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी नहीं चलेगी। 7.2 के लगाओगे, बॉडी नहीं चलेगी। 2 न्यूटन पे नहीं चलेगी, 10 न्यूटन पे नहीं चलेगी, 11.5 न्यूटन पे नहीं चलेगी। तो अगर आप 8 न्यूटन की फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन भी 8, 7.2 ये 7.2, 2 न्यूटन ये भी 2 न्यूटन, 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन, 11.5 न्यूटन 11.5 न्यूटन। यानी कि हमारे पास यहाँ पर इससे छोटी जितनी भी, यानी कि ये जो बच्चे आपने कैलकुलेट कर दिया, अगर आपके अप्लाइड फोर्स लेस देन बच्चे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, तो याद रखना बच्चे, नंबर 1 बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी बच्चे आपके पास चलेगी नहीं, और जो फ्रिक्शन आपको टीचर निकालने को बोलेगा वो अप्लाइड के बराबर ही। जी नमन, बोलो बेटा, बोलो बच्चे, सर बोलो। सो जैसे इसका इस केस में 12 न्यूटन मतलब मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो इसके पहले जो भी फोर्स लगेगा उस केस में फ्रिक्शन अपने आप को मतलब एडजस्ट करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, यानी कि उसका एक और नाम है बच्चे हमारे पास, अगर आपको याद हो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को हम एक और नाम दे देते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यानी कि यह अपनी डायरेक्शन और वैल्यू को एडजस्ट करती रहती है। कब तक बच्चे? जब तक कि आपकी अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक के बराबर ना हो। अगर आपकी अप्लाइड मैक्सिमम स्टैटिक से नीचे नीचे है तो बेटा आपकी फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर देगी अप्लाइड के बराबर, और बच्चे वो बॉडी को चलने नहीं देगी। आप फोर्स बढ़ाओगे ये भी बढ़ जाएगी, अगर आप फोर्स कम करोगे ये भी कम हो जाएगी, लेकिन इसने बॉडी को चलने नहीं देना किसी भी कीमत पर। जी हाँ बोलो बेटा, और किसी बच्चे का डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। पक्का श्योर है बच्चे? यस सर। नमन बच्चे तेरा कोई डाउट? नो सर, वो पहले की। चलो, सो ये बच्चा हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग है। इसके ऊपर टीचर क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना बच्चे, खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा वो। और यहाँ पर हमारे पास टीचर अगर, याद रख लो बच्चे, फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, टीचर अगर कांटेक्ट फोर्स पूछता है तो बेटा वो अकेली अब नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का वेक्टर एडिशन होगी, याद रखना। बोलो सर, अगर वो इससे ऊपर चली जाती है तो? क्या बेटा? बोलो शाबाश। अगर वो इससे ऊपर चली जाती है तो? अगर इससे ऊपर चली जाती है तो फिर मूव करेगा फिर। बच्चे, यानी कि अगर बच्चा हमारे पास, इसको बच्चे हम फिर बोल देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चे व्हेन द एक्चुअल मोशन हैपेंस, व्हेन द एक्चुअल relative motion happens between the two bodies. Actual relative motion बच्चे happens between the two bodies. Actual relative motion happens between the two bodies. ये बच्चा आपके पास दो बॉडीज के बीच में होती है actual relative motion। और इस केस के अंदर बच्चा हमारे पास फ्रिक्शनल मोशन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चे, दैट इज गिवन बाय म्यू के इंटू एन। और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? म्यू के इंटू एन। और फिर बच्चा मैं आपको बोल दूं, म्यू के की वैल्यू बच्चा आपके पास किसके बराबर होती है? टेंजेंट ऑफ थीटा। ये टेंजेंट ऑफ थीटा, जहां पर थीटा को बच्चा आप क्या बोल देते हो? वेयर थीटा इज नोन एज टू बी द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। जहां पर थीटा बच्चा हमारे पास क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत साल पहले एक क्वेश्चन आया था,
और वो ये था बच्चे कि क्या म्यू के की वैल्यू और बच्चे आपके पास म्यू एस की वैल्यू क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है? यस और नो, इज दिस पॉसिबल? यस और नो। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर बच्चे क्या लिख दिया था बच्चे? 0 लिख दिया था, सॉरी लिख दिया था कि नहीं हो सकता। रीजन क्योंकि जितनी भी किताबें उन बच्चों ने पढ़ी उनमें म्यू एस या म्यू के की वैल्यू पॉइंट्स में होती थी, तो वो कभी उन्होंने देखी नहीं। जबकि बच्चे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू 45 की वैल्यू 45 से ज्यादा होगी, हो सकती है, या डेफिनेटली बच्चा हमारे पास यहाँ पर हो सकती है। अब बच्चे ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन पे आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बच्चे आपके पास रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे हमारे पास इसी पे रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे हमारे पास इसी पे रहते हैं। जरा एक क्वेश्चन बच्चे हम यहाँ पर करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बच्चा हमारे पास यहाँ पर 10 kg के बराबर है, और यहाँ पर म्यू एस बच्चा आपके पास 0.4 है और म्यू के बच्चा हमारे पास 0.3 के बराबर है। म्यू एस 0.4 और म्यू के बच्चे 0.3। अब आपको बताना क्या है बच्चे? फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। आपको फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है जब अप्लाइड फोर्स, जब आपकी अप्लाइड फोर्स जो है बच्चे, आपकी अप्लाइड फोर्स जो है बच्चे, दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एंड सेकंड वन, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज 60 न्यूटन, जब अप्लाइड फोर्स बच्चे 60 न्यूटन के बराबर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल 0.4 into 100, 0.4 into 100, क्योंकि बच्चे n है और यहाँ पर 100। 40 टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे, ये बच्चे 40 न्यूटन है। और बच्चे इसका मतलब 40 न्यूटन से अगर नीचे अप्लाइड फोर्स लगेगी तो वही फ्रिक्शनल फोर्स की भी वैल्यू हो जाएगी। जैसे 20 न्यूटन है, तो बताओ इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितने के बराबर है बच्चे हमारे पास? 20 न्यूटन है। लेकिन बच्चे दूसरे केस में 60 न्यूटन है, तो अब बॉडी चलेगी, अब बॉडी ट्रेवल करेगी। तो नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज, जब आपके अप्लाइड फोर्स जो है बच्चे ये हमारे पास कितने के बराबर है? 60 न्यूटन के बराबर है। बॉडी ट्रेवल्स, बॉडी बच्चा हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल करेगी, और बॉडी अगर ट्रेवल करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितने के बराबर लग जाएगी? 0.3 into 100, तो कितने की फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी? बस ऐसे काम करें। देखने में अगर देखा जाए तो मुश्किल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और मुश्किल इस वजह से है क्योंकि आपको अपनी पूरी स्किल्स, अपनी फोकस, अपनी पेशेंस, प्रिपरेशन, जो भी आपके पास अच्छी आदतें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो इसके ऊपर लगानी पड़ेंगी। बेटा देखिए, कोई भी टीचर आपको सिर्फ बता सकता है कि चीजें करनी कैसे, करनी अल्टीमेटली बच्चे आपको ही है। वहां पर एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे आपको ही वहां पर सोचना पड़ेगा। अगर आज से पहले इन चीजों को पढ़कर कई बच्चे अच्छे रैंक लेके आ चुके हैं, तो बेटा ये वही, ऐसा तो नहीं है कि आपको मैं अलग चीजें बता दूंगा या फिर बच्चे आपको गलत चीजें बताकर बच्चे मुझे खुशी होगी। कई बार बच्चों को लगता है कि सर उसका रैंक आया, मेरा नहीं आ गया। उसका रैंक आया क्योंकि बच्चा आपने सिर्फ उसके सामने से बात किया, उसने घर पे जाकर कितना पढ़ा ये तो आपने नहीं देखा। फिर बच्चा कहता है मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं तो पढ़ता ही यही रहता हूँ। तो बेटा पढ़ना और फिर प्रैक्टिस करना। फिर बच्चा बोलता है सर मैं प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करता हूँ। प्रैक्टिस किस लेवल पे कर रहे हो? 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, 200 कर रहे हो, 300 कर रहे हो? और फिर लास्ट आता है बच्चे प्रैक्टिस करके टीचर से कितना बच्चे आप रास्ता रखते हो टीचर से। क्योंकि बच्चे ये बच्चे जो, आप एक बात ध्यान रखना, आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले जो सक्सेस का मंत्र था बच्चे आज भी वही है। ऐसा नहीं है कि बच्चे आजकल की जनरेशन व्हाट्सएप वाली आ गई है तो बच्चे आजकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। वहां पर हार्डवर्क था तो हार्डवर्क आज भी यहीं पर, और बच्चा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये नहीं कि 10 क्वेश्चंस कर लिए और बच्चे आज पढ़ लिया, फिर बच्चे नवंबर दिसंबर में आप बोलोगे सर फ्रिक्शन फिर से करवा दो, तब क्लियर नहीं हुआ था।
तो फिर बच्चे आपने इसका मतलब बच्चे इस वक्त ही नहीं ध्यान से देखा, तो दोबारा दोबारा जितनी मर्जी बार कर लीजिए। इस वजह से प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब ये ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से आता है, देखिएगा। ये बच्चा हमारे पास इसका ग्राफ बच्चा अब ऐसे आ जाता है। ये बच्चा हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये बच्चा हमारे पास है अप्लाइड फोर्स। ये बच्चा हमारे पास है अप्लाइड फोर्स, और बच्चा हमारे पास यहाँ से ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे आ जाता है। ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि शुरुआती दौर के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट पर जाकर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। जो मैक्सिमम फोर्स होती है आप उसको मैक्सिमम स्टैटिक भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी है बच्चे, पता है बच्चे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे बड़ी फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है बच्चे? लिमिटिंग। उसके बाद काइनेटिक, और सबसे छोटी स्टैटिक होती है। और सबसे छोटी स्टैटिक क्यों? क्योंकि वो जीरो भी हो सकती है। तो बच्चे याद रखना, आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है बच्चे, इट इज ग्रेटर देन काइनेटिक, एंड इट इज ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, स्टैटिक आ जाती है। इट इज ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, स्टैटिक आ जाती है। इट इज ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, स्टैटिक आ जाती है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप? मेरी बात को Yes, समझ? sir. ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज, और इस चीज को बच्चे हम जितनी जल्दी समझ सके हमारे को उतना ज्यादा और उतनी जल्दी फायदा भी हो। जी बोलो बच्चे, बोलो। में एफ ओरिजिन में है, क्या बेटा? एफ स्टैटिक हाँ बेटा, वो ओरिजिन पे है। हाँ वो ओरिजिन पे है बच्चे, क्योंकि वो जीरो हो सकती है, क्योंकि वो जीरो हो सकती है। ओरिजिन से लेके बच्चे अगर मैं बोलूं तो यहाँ तक है बच्चे, यहाँ तक है बच्चे। स्टैटिक बच्चे जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में वेरी करती है। जो आपके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है वो जीरो से लेके बच्चे आपके पास मैक्सिमम स्टैटिक के बीच में हो सकती है। ठीक है बेटा, ये आपके पास हो सकती है। ठीक है बेटा? Sir. चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला फिर से बता दीजिए। हाँ बोलो, क्या पूछना उसमें से? चलिए जो ग्राफ में समझाया आपने उसका। आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए, और यहाँ पर बच्चे स्टैटिक भी बढ़ती गई, क्योंकि वो बॉडी को स्टैटिक रखना चाहती है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। तो लिमिट है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बढ़ने की एक लिमिट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जहां पर पहुंच जाती है उसकी एक लिमिट है बच्चे। तो आप उसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हो, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ताकि एक बॉडी किस में रह सके बच्चे, रेस्ट पे रह सके। उसको आप क्या बोल देते हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब बच्चे लिमिट है, इसके बाद स्टैटिक का बढ़ना बंद हो जाता है, तो आप उसको बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते चलिए हो। काइनेटिक से बड़ी कैसे है लेकिन? क्या बेटा? चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन से कैसे बड़ी है? बेटा एक तो ग्राफ आ रहा बच्चा हमारे पास, एक तो क्या आ रहा बच्चा हमारे पास, ग्राफ आ रहा। दूसरा बच्चे मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक पे बॉडी चलती है या रुकी हुई रहती है? चलती है। और लिमिटिंग पे बॉडी चलती है कि रुकी हुई रहती है? जस्ट स्टार्ट करती है। ये स्टार्ट नहीं होती, रुकी हुई होती है। ये बहुत गलत बात है ये कहना कि वो जस्ट स्टार्ट होती है, वो रुकी हुई होती है बच्चे। ठीक है बेटा? तो इसका मतलब बच्चे ये हो गया, जहां पर आप एक बॉडी को चला रहे हो वहां पर बच्चे ज्यादा अपोजिंग फोर्स लग रही है, जहां रोक रहे हो वहां ज्यादा अपोजिंग फोर्स लग रही है। अच्छा तो हाँ। लिमिटिंग बच्चे बड़ी होगी। लिमिटिंग आखिरी कोशिश करती है कि बॉडी रुक जाए, और बच्चे वो कोशिश कामयाब होगी अगर बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स इससे कम है। अगर आप उससे बड़ी अप्लाइड फोर्स करोगे बॉडी चल पड़ेगी, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है बेटा? सर सर अगर म्यू के कभी ना दिया हो तो हम एफ के नहीं ना निकाल सकते? क्या बेटा? म्यू के अगर नहीं दिया हो तो है हम एफ के निकाल नहीं ना सकते, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कम हो जाएगी उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अगर एक्सेलरेशन दे रखे तब तो एफ के निकाल सकते हो ना। जैसे टीचर ने ये अप्लाइड फोर्स दे दी और बोलते कि कोई काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, और ये बच्चे 30 न्यूटन की फोर्स है, ये 2 kg का मास है, और इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो निकाल सकते हो ना। 30 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आया ना? ठीक है, तो आपके पास 10 न्यूटन की अपोजिंग फोर्स लग रही है, क्यों नहीं निकाल सकते बच्चे? क्यों नहीं निकाल सकते?
निकल सकती है ना बच्चे, आया ना? जी सर। चलो चलिए बच्चे, सो अभी बच्चा हमारा फ्रिक्शन खत्म हो गया, कल इसके न्यूमेरिकल होंगे बच्चे, फ्रिक्शन पूरा खत्म हो गया थ्योरेटिकली, कल इसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे बच्चे, और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन करेंगे। तो फ्रिक्शन बहुत छोटा टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल से बाकी की चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय। सर बोलो सर एक नहीं सर बोलो। आपने कहा फ्रिक्शन जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, तो सर कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर हमेशा बड़े एरिया का क्यों होता है? और सर पाउडर जो होता है वो एन पे फर्क लाता है या थीटा पे? जो बच्चे वो सरफेस के इम्प्योरिटीज को भरने के काम आता है बच्चे, जो पाउडर होता है, जो पाउडर होता है बच्चे वो सरफेस के इम्प्योरिटीज को भरने के काम आता है। ठीक है बेटा? और सर स्ट्राइकर का बड़ा एरिया होने का कारण? बेटा मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं कि बच्चे उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। कैरम बोर्ड में बाकी सारी गीटियों से स्ट्राइकर का एरिया हमेशा बड़ा नहीं, रखते हैं। कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं ऐसा, कुछ उसका एरिया से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना जी। देना नहीं। मैंने बड़े भी देखे हैं, मैंने स्ट्राइकर के उससे भी खेल के देखा हुआ, खेल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, चल।